हेलो दोस्तों, बेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000। दोस्तों, भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सन 2000 में अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अगली जनगणना कब होगी, तो याद रखिएगा सन 2021 में होगी और 16 भाषाओं में होगी और 2 चरणों में होगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सिस्मोग्राम, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोस्कोप या फिर ऑप्शन डी सिस्मोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। दोस्तों, भूकंप की तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उठो लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकैगॉन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन हार्मोन। दोस्तों, उठो लड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एड्रीनेलिन हार्मोन किससे निकलता है, तो याद रखिएगा आपके वृक्क के ऊपर 2 टोपी के आकार की ग्रंथियां होती है, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि, और इसी से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको शेर देखने पर भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके डर लगने के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार है। तो उठो लड़ो हार्मोन इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है, तो याद रखिएगा ये आपके अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ग्लूकैगॉन हार्मोन ये भी आपके अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग है? ऑप्शन आपके सामने है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आप पूछेंगे कि भाई पक्षियों का स्वर्ग से क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो साइबेरियन सारस होते हैं ये हर साल यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है एक दिशीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय या फिर ऑप्शन डी उभय दिशीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। अब ये क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, इस पौधे को टिड्डा खाता है और इस टिड्डे को कौन खाता है, इस टिड्डे को मेंढक खाता है। तो एक दिशा में चलेगा, एक निश्चित क्रम से एक ही दिशा में चल रहा है। घास को टिड्डा ही खाएगा, ना कि टिड्डे को घास खाएगा। टिड्डे को मेंढक खाएगा, ना कि मेंढक को टिड्डा खाएगा, यानी कि एक ही दिशा में चलता है, इसीलिए हम एक दिशीय कहते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल है। अब ये कैसे हैं, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर आपको पता है कि जो वायुमंडल का आवरण है, जिसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर है वायुमंडल। तो यहाँ पर जो मध्य मंडल है, यानी कि जो सबसे बीच में है, इसका तापमान लगभग -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, इसलिए इसे सबसे ठंडी परत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है चक्रवात, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी सुनामी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप। दोस्तों भूकंप को रिक्टर में पैमाने पर मापा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन आपके सामने है, मछली, ऑप्शन बी ध्रुवीय भालू, ऑप्शन सी मेढक, या फिर ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेढक। दोस्तों आपने मेढक को देखा होगा, जब मेढक बच्चे देता है तो वो मछली के आकार का कुछ इस तरीके से होता है और इस संरचना को हम कहते हैं टेडपोल। तो याद रखिएगा ये मेढक की प्रारंभिक अवस्था है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990, या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था, लेकिन याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अभी लागू है, इसमें संशोधन किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों राउफ जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य बिहू है, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है, और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी इनकस, या फिर ऑप्शन डी टिबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको वीडियोस में कराया है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर है, जो कि आपकी जांघ की हड्डी होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, और अगर आपसे पूछा जाता है किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 20 में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो अगर आपके सामने ऑप्शन होता है नागौर, तो आप नागौर पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भावर, या फिर ऑप्शन डी रेगुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो पथरीली भूमि होती है उसे भावर क्षेत्र कहते हैं, और जो काली मिट्टी है होती है उसे हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। अब ये बांगड़ क्षेत्र क्या है और भावर क्षेत्र क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र से बहुत बड़ा ढाल है, तो यहाँ से जब ये नदी या फिर कोई पानी यहाँ से नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने के बाद इस क्षेत्र में बहुत सारा पत्थर जमा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं भावर क्षेत्र। और यहीं से ये नदी जब आगे जाती है तो इसके आसपास के इलाकों में मिट्टी के कणों को फैला देती है, तो इसे हम कहते हैं खादड़ क्षेत्र। और यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत 4 साल बाद 5 साल बाद यहाँ पे जो है बाढ़ की समस्या आ जाती है, तो इसके आसपास के 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर तक पानी की समस्या आ जाती है, तो यहाँ पर जो है वो 4-5 साल तक जो मिट्टी जमा थी उसे हम कहते हैं बांगड़ क्षेत्र। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, पोषक, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। दोस्तों पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को स्टार्च कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों की अगर बात करें तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के द्वारा देना है, क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं।
हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए